हेलो गाइस, मैं टूर सुनील। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बैक टू बैक काफी सारे वीडियोस दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी कॉम्पनसेट कर सके आपके जो कमेंट आ रहे हैं। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहिए क्योंकि आपके भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज के ऊपर। आप अक्सर ये सवाल पूछती हो और नीलाक्षी चौधरी ने कमेंट में कहा है, उनका कमेंट फटाफट से मैं आपको पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। हम लोग इस पे बात क्यों कर रहे हैं, इस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं। सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, फिर भी आपको देखकर तो लगता है काफी वीकनेस है। थैंक यू वेरी मच इतना कंसर्न दिखाने के लिए। तो आप आराम कीजिए, प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। थैंक यू। लेकिन आप लोग अगर आराम से नहीं है तो मैं बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकता। सर, जो बच्चे सिंपल अटेंशन डेफिसिट हैं यानी स्क्रीन टाइम की वजह से रिग्रेस हुए हैं, उनको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर मसल स्ट्रांग है या वीक है, ये कैसे समझे? बहुत ही अच्छा कमेंट है, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो को लेकर के आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट इजीली ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अदरवाइज मैं अभी पूरी तरह से फिजिकली फिट हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी से फॉर्म में आकर के कोशिश करूंगा कि बहुत सारे वीडियोस आपको दूं जिससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिले। पर कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि टॉपिक, कई बार क्या वीडियो को तो आप बाद में देखेंगे, टॉपिक सुन के ही आप लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि ये सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए। सो बात करते हैं ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज एक्चुअली क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्चुअली आपके बच्चे के प्रॉब्लम कहाँ है। यूजली क्या होता है कि इतने बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स आपके सामने यूज किए जाते हैं थेरेपी सेंटर्स पे कि आप आधे डॉक्टर तो खुद ही बन जाते हैं। सो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज क्या होती हैं? जब आप ज्यादा, ग्रॉस का मतलब होता है बड़े लेवल पर, फाइन का मतलब होता है महीन बारीक लेवल पे। तो जब आप बड़े लेवल की कोई चीज करते हैं, जैसे मैंने बॉटल पकड़ के वहां रखनी है, ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी। मैंने साइकिल चलाना है, ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है। फाइन मोटर एक्टिविटी क्या होगी कि मुझे बॉटल पकड़नी है, बॉटल का ढक्कन खोलना है सारी फिंगर्स को यूज करके, उसके अंदर से उसके लिड को उठाना है और पानी पीना। ये सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज में आती है। आपको अपनी शर्ट का बटन बंद करना है, फाइन मोटर एक्टिविटी में आता है। तो ये सारी की सारी चीजें ग्रॉस और फाइन का डिफरेंस होता है। लेकिन ये मोटर एक्टिविटी आप किस में कंसिडर करते हैं? एक्चुअली जो बच्चे ब्रेन डैमेज्ड होते हैं उनमें आप ग्रॉस और फाइन चीजों को कंसिडर करते हैं। लेकिन आजकल एक बड़ा फैशन बन गया है कि जितना ज्यादा मैं नॉलेज आपके ऊपर छाड़ूंगा उतना ज्यादा मैं महान आदमी कहलाऊंगा। तो आपके ऊपर सेंटर्स में नॉलेज झाड़ी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, फाइन मोटर एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन रूट कॉज क्या है? अगर ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज आपके बच्चे की ब्रेन की वजह से नहीं हो रही है तो आपको उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर वो माइंड की वजह से नहीं हो रही, ब्रेन और माइंड में क्या फर्क होता है? जो फर्क दिल और दिमाग में होता है। दिल आपका कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर यानी आपकी साइकोलॉजी और आपकी न्यूरोलॉजी। ब्रेन का कनेक्शन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी एंड स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। सो माइंड और ब्रेन, आप दोनों चीजों को सेम समझते हैं बट दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। जब आपकी साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है वो साइकोलॉजी में आ जाएगा, जब आपके ब्रेन की स्टडी की जाएगी वो आपका न्यूरोलॉजी में आ जाता है। तो जो बच्चे पैदा होते ही होते नहीं है, समटाइम्स उनमें क्या सेरेब्रल पैल्सी जैसी प्रॉब्लम आ जाती है या स्पेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिससे उनका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो प्रॉपरली चीजों की तरफ अप्रोच नहीं कर पाते, ग्रिप नॉर्मल नहीं होती। तो आपके बच्चे की अगर ग्रिप नॉर्मल नहीं है, ग्रिप का मतलब क्या होता है? किस चीज को पकड़ता है, स्ट्रांगली नहीं पकड़ पाता, आपको लगता है उसके हाथ और पांव में जान नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप ये समझिए कि उसका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कमजोर हुआ है किसी भी वजह से। चाहे वो डिजीज से कमजोर हुआ है, चाहे वो किसी हाइट से गिरने की वजह से कमजोर हुआ है, चाहे वो सीजर से कमजोर हुआ है, या वो बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं था तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी आई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये कहीं ना कहीं ग्रॉस फाइन मोटर्स मूवमेंट्स जो है ना यहाँ कंसिडरेबल होती है। ये इन बच्चों में कंसिडरेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि आप रूट कॉज को करेक्ट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है कि सेंटर वाले, अब आपका बच्चा जब फोकस करके किसी चीज की तरफ नहीं बढ़ रहा, जैसे मुझे अब कहीं पे तीर लेकर के निशाना लगाना है तो मैं अगर उस जगह पे पूरे फोकस के साथ देख करके निशाना लगा रहा हूं
तो नेचुरली मेरा निशाना जगह पर जा करके लगेगा। लेकिन अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ, फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आप मुझे तीर कमान पकड़ाने की कोशिश कर रहे हो और मैं उसे पकड़ ही नहीं रहा हूँ, और फिर पकड़ता हूँ तो बड़े लचर तरीके से उसको पकड़ करके चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कैसे हिट करूंगा टारगेट को। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं होती कि आपके बच्चे के ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम रिलेटेड होती है कि आपके बच्चे की अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। तो ये आप बिल्डअप कीजिए, उसे नॉर्मल लाइफ से, नॉर्मल दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपका बच्चा इन चीजों पे इंप्रूव करेगा। सो आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरा बच्चा ग्रॉस मोटर मूवमेंट नहीं करता, फाइन मोटर मूवमेंट नहीं करता, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है। ये जो मूवमेंट होती है ये सिर्फ उन लोगों में प्रॉब्लमेटिक होती है जिनमें कोई ब्रेन डैमेज आ जाए, जिनके रीज़न मैंने अभी आपको बताए कि बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं, बच्चे को कोई बीमारी हो गई सडनली, उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसमें न्यूरोमस्कुलर कुछ वीकनेस आ गई, उसमें सीजर आ गया, सीजर मतलब कोई दौरा पड़ गया, उसको फिट्स आ गए, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा किसी हाइट से वो गिर गया हो, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं करेगा। इन बच्चों में आप देखोगे ना, अपनी मर्जी की कोई भी चीज टॉयज से खेल रहे हैं, ब्लॉक से खेल रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली ग्रिप करते हैं। वो किसी चीज को उठा करके यहां से वहां रखने के लिए जाएंगे, उसे प्रॉपरली ग्रिप करेंगे। आपकी अपनी किसी मतलब की चीज जिसको वो एंजॉय करते हैं, उसको अगर वो कस के पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिन बच्चों में न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों की ग्रिप भी प्रॉपर नहीं होती। वो बच्चे किसी भी चीज को ढंग से ग्रिप नहीं कर सकते। आप उन्हें कोई भी चीज पकड़वा दीजिए, पकड़ा दीजिए, वो उसको लचर तरीके से पकड़ेंगे, सॉफ्ट तरीके से पकड़ेंगे। उनके हाथ और पांव प्रॉपरली, उनकी फिंगर्स और थंब का जो आपस में ग्रिप बनाने का जो आइडिया होता है, वो सब चीजें कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वो ये है कि आप सब लोग अभी आधे से ज्यादा डॉक्टर बन चुके हो, क्योंकि आप कभी बात करते हो सेंसरी इश्यूज की, कभी बात करते हो हैंड फ्लैपिंग की, कभी बात करते हो टो वॉकिंग की, कभी बात करते हो रिपीटेटिव मूवमेंट्स की, कभी बात करते हो फाइन और ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स की। जबकि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये सारे जितने भी सेंसरी इश्यूज हैं, इसमें एक बड़ा इश्यू स्टेमिंग भी ले लेते हैं। तो ये जितनी भी चीजें, सारी की सारी चीजें आपके बच्चे का जैसे जैसे एक इम्प्रूवमेंट होता है नॉर्मल प्रोसेस में, उसका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, सिटिंग टॉलरेंस, अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें जब उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे की ये सारे इश्यूज, सेंसरी इश्यूज चले जाते हैं, और ग्रोस और फाइन मोटर मूवमेंट्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फाइन मूवमेंट आप कैसे करोगे? अब आप कहीं सुई के अंदर धागा डालो, कैसे करोगे? पूरा फोकस करोगे ना, तो वो कैसे करोगे जब आपका फोकस ही नहीं है? इसलिए वर्क ऑन द फोकस, अटेंशन, अवेयरनेस, और आपके बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं उनको रोकने की कोशिश कीजिए। वो सारी एक्टिविटीज आप एग्जीक्यूट कीजिए ताकि आपके बच्चे नॉर्मल हो सके, जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो सके। प्लीज कीप वॉचिंग और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।